हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकोल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 4 अगस्त 2026 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और द इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज बेसिकली ये 3 आर्टिकल्स हैं और इसके साथ एक आर्टिकल और है जो हमें डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले इन आर्टिकल्स पर चलें उससे पहले हम लोग जो है वो आज का न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज देखते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, ये आज का न्यूज़पेपर है और अभी कुछ जगहों पर बेसिकली 3 जो असेंबली सीट्स हैं अक्रॉस 3 स्टेट्स, दैट इज़ गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, वहाँ पर जो है वो बाई इलेक्शंस हुए थे असेंबली सीट्स में और कल इनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया गया है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि बीजेपी चीफ का जो पटना बैशन था, पटना बैशन मतलब जो उनका पटना का गढ़ था, बिहार का गढ़ था, वो यहाँ पर गिर गया है। और पीके पीके यानी कि प्रशांत किशोर जो है, जो एक पहले एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, जो बीजेपी के साथ भी जुड़े रहे हैं पहले से, उन्होंने यहाँ पर जो है वो इस चुनाव को जीत लिया है। ठीक है, इन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, लास्ट ईयर का जो चुनाव था उसमें भी इन्होंने शिरकत की थी, हालांकि उसमें कुछ खास हुआ नहीं था। दैट इज जन सुराज नाम की इनकी पार्टी है। और अब ये जो है वहाँ से जो बाई इलेक्शन हुआ है उसमें बीजेपी के कैंडिडेट को इन्होंने लगभग 19,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ पर हराया है। यानी कि अब आप ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो भी एक विधायक, ठीक है, विधायक यानी कि एमएलए बन चुके हैं। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा हमारे लिए कुछ जानने लायक नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक खबर है, ये जो रेसलिंग को लेकर है ना, जो ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, तो 3 साल के बाद जो ये ब्रजभूषण थे, यानी कि जो पहले वाइल्ड रे सॉरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ थे, इनके ऊपर जो है वो, और ये पहले एमपी भी रहा करते थे, ठीक है ना, इनके ऊपर जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगे थे, है ना। तो इनको जो है वो अब दिल्ली की अदालत ने इनको एक्विट कर दिया है, बरी कर दिया है। और साथ ही साथ आपको याद होगा जो विनेश फोगाट वाला मामला था पूरा, जब दिल्ली में जंतर मंतर में इस तरीके का बहुत सारा बवाल हुआ था उस समय, है ना, तो वही वाला केस है ये। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर अब ब्रजभूषण को जो है वो एक्विट कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है। लेकिन विनेश फोगाट का ये कहना है कि वो इसके खिलाफ जो है वो अपील करेंगी। ठीक है, उन्होंने अभी उम्मीद नहीं खोई है एंड वो इसको लेकर अपील करेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो बीच के पेज में एक न्यूज़ है, उसके बाद हम लोग फिर सीधे एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एक न्यूज़ है, ये पर्सन इन न्यूज़ में आप इसको ले सकते हैं कि विक्रम साराभाई मेडल फॉर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ठीक है, अब ये कौन है देखिए, ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। ठीक है, नाम है इनका अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम और ये बेसिकली डायरेक्टर है ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु एंड शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट टू रिसीव द कॉस्पार विक्रम साराभाई मेडल फॉर 2026। ठीक है, अभी बेसिकली ये जो कॉस्पार साइंटिफिक असेंबली है इसका 46th सेशन चल रहा है इटली के फ्लोरेंस में और वहाँ पर ये अनाउंस किया गया है। ठीक है, ये जो सुब्रमण्यम है, ये इनकी स्पेशलाइजेशन है इन स्टेलार फिजिक्स। ये स्टार क्लस्टर्स को और नियर बाई गैलेक्सीज को स्टडी करती हैं और ये साथ ही साथ इनके पास एडिशनल चार्ज है एज द डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। ठीक है, 2024 में इनको जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान श्री भी दिया गया है इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में। ठीक है, अब ये अवार्ड जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है ये जरूरी ध्यान रखिएगा। दैट इज दिस अवार्ड इज अवॉर्डेड बाय कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, दैट इज कॉस्पार। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है विच इज एफिलिएटेड टू इंटरनेशनल साइंस काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशंस थ्रू यूएन COPUS और इसरो। ठीक है, यानी कि ये 2 बॉडीज हैं, कॉस्पार और इसरो, इनके द्वारा मिला के ये मेडल जो है दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुब्रमण्यम जो है इज ओनली द 4th इंडियन टू रिसीव द मेडल। ठीक है, अभी तक जितने भी इंडियंस को ये मेडल मिला है उसमें ये चौथे नंबर पर है। 3 इंडियंस को इससे पहले मिल चुका है और अभी तक ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3rd इंडियन है ये, सॉरी 3rd विमेन है जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इससे पहले इंडिया के किस किस लोग को ये मिला हुआ है वो हम देखेंगे। तो इसरो के साइंटिस्ट और डायरेक्टर ऑफ इसरो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अनिल भारद्वाज, इनको मिला है 2024 में। उससे पहले एक फिजिसिस्ट रहे हैं गुरबख्श सिंह लखनिया, ठीक है, लखीना, इनको मिला है 2014 में। और एक एमिनेंट स्पेस साइंटिस्ट और फॉर्मर इसरो के चेयरमैन रहे हैं UR राव, 1996, इनको जो है वो मिला है पहले। तो ये चौथी इंडियन है, ये ध्यान रखिएगा। एंड शी इज द 3rd वुमेन ओवरऑल। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड शी इज द 3rd वुमेन टू रिसीव दिस प्राइज। ऐसे क्वेश्चन वैसे यूपीएससी में जनरली बहुत कम पूछे जाते हैं, बट आपके स्टेट पीएससी में पूछे जा सकते हैं या यूपीएससी में भी हो सकता है कि CDS NDA या CAPF में कहीं पर पूछ लिया जाए। हो सकता है कि डायरेक्टली इनका अगर नाम ना पूछा जाए तो इनके बारे में जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ठीक है, कि यह अवार्ड कौन देता है, कितने इंडियंस को अभी तक मिला है, कितने विमेन को मिला है, तो वहां से पूछा सकता है। ठीक है, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम नाम आप लोग याद रखिएगा, ये पर्सन इन न्यूज़ के रूप में काम आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग सीधे एक्सप्लेन पेज पर आएंगे और वहां पर हमें बेसिकली
3 आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये है वो 3 आर्टिकल। पहला आर्टिकल तो ये है कि वाई ईरान वॉर डिडंट कॉज फर्टिलाइजर क्राइसिस, कि ईरान का जो अभी वॉर चल रहा है, ठीक है, जो कभी कभी बीच में रुकता है फिर दोबारा शुरू हो जाता है, इस तरीके का चल रहा है, तो उससे हमारे देश में फर्टिलाइजर की कोई क्राइसिस या समस्या या संकट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे सेशंस जो हैं वो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लग रहे हैं, अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ अमाउंट आप लोग कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। आई एम नॉट गिविंग यू एनी स्पेसिफिक अमाउंट, आपको जितना भी ठीक लगे, जितने में आप कंफर्टेबल हो, आप प्लीज़ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, सो दैट कि हम इन तरीके के सेशंस को जो है वो और लंबे समय तक सस्टेन कर सकें। ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार हमें चाहिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर करें, और थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश भी ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग जो है इस आर्टिकल को देखते हैं। 3 आर्टिकल्स हैं, ये पहला आर्टिकल है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका और इसराइल ने मिलके जो ईरान के साथ यहाँ पर वॉर किया है, और उसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुआ है, ये 28 फरवरी से ये कहानी चल रही है पूरी। इससे हमें पता है कि ग्रेटेस्ट ग्लोबल एनर्जी सप्लाई शॉक देखने को मिला है। ठीक है, एक्लिप्सिंग द वंस इवन द वंस ऑफ 1973 और 1979। इससे पहले मतलब इस तरीके का जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में शॉक देखने को मिला था, वो 2 इंसिडेंसेस बताए गए हैं, एक 1973 का है, एक 1979 का है। 1973 में बेसिकली क्या था, एक योम किप्पुर वॉर हुई थी। ठीक है, वो वॉर बेसिकली इसराइल की तरफ से लड़ी गई थी अगेंस्ट द अरब कंट्रीज। ठीक है ना, तो उसमें जो ओपेक है, ठीक है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनके जो अरब मेंबर्स थे, उन्होंने बेसिकली अमेरिका और उसके जो सपोर्टिंग कंट्रीज थी, ठीक है, ऐसे अदर कंट्रीज जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि नीदरलैंड्स, पोर्तुगल, है ना, पोर्तुगल, उन सबके ऊपर जो है वो ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था। और एम्बार्गो मतलब वो उनको ऑयल सप्लाई नहीं कर रहे थे, तो उससे जो है वो बहुत बड़ा एक एनर्जी सप्लाई क्राइसिस उस समय आया था, और प्राइसेस जो थे क्रूड ऑयल के वो लगभग 4 गुना उस समय बढ़ गए थे। ठीक है, फिर इसी तरीके का एक इंसिडेंस जो है वो 1979 में हुआ था, ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है ना, तो उस समय जो है वो ईरान का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन था, एक्सपोर्ट था, वो भी डिसरप्ट हुआ था। उस समय भी प्राइसेस जो है वो दुगने हो गए थे। तो उस तरीके के इंसिडेंसेस हुए हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं कि इस बार का जो इंसिडेंस हुआ है, उससे पहले के हिस्ट्री में ये 2 बड़े इंसिडेंसेस ऐसे रहे हैं जब एनर्जी सप्लाई में क्राइसिस या इश्यूज जो हैं वो वर्ल्ड वाइड आए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह लिखा गया है कि अगर हम फर्टिलाइजर्स के रिगार्ड में बात करें तो इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला है। और फर्टिलाइजर में भी अगर हम बात करें, स्पेशली यूरिया की, उसमें, ठीक है, देखो, इंडिया का जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन है उसका डेटा ये बताता है कि मार्च 2026 में हमारा जो यूरिया का प्रोडक्शन है वो 17.5 लाख टन रहा। ठीक है, जबकि मार्च 2025 में वो 24.7 लाख टन था। मतलब थोड़ा सा प्रोडक्शन हमारा कम हुआ है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है वो देखेंगे। तो मेन रीजन, उसके पीछे जो मुख्य कारण है, ये सप्लाई कम होने के पीछे मुख्य कारण क्या है, सप्लाई डिसरप्शंस इन द प्राइमरी फीड स्टॉक। मतलब जिस चीज से हमारा ये यूरिया बनता है, यूरिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, ये उसका प्राइमरी फीड स्टॉक है, तो इसमें थोड़ा सा सप्लाई डिसरप्शन रहा है। ठीक है, वॉर से पहले लगभग 53 से 54% तक इंडिया का जो एलएनजी इंपोर्ट्स है वो कतार और यूनाइटेड अरब अमीरात ऐसे देशों से आता था। ठीक है, और वो भी लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। लॉन्ग टर्म सप्लाई का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि आपको हाथों हाथ पैसे देना है। लॉन्ग टर्म सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है कि आप हमें इतना भेजेंगे, हम आपको फिर पैसा भेजेंगे, वो लॉन्ग टर्म में चलता रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट थे, ये शिपिंग ब्लॉकेट्स की वजह से इनको ऑनर नहीं किया जा सका। मतलब यहाँ से जो है, जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ तब से इन देशों से हमारा एलएनजी का इंपोर्ट जो है वो कम हो गया। और साथ ही साथ वहाँ के जो लिक्विफैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर थे, ठीक है, आपको पता है कि जब जब इसराइल और यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया, तो उसके बदले में ईरान ने रिटेलिएशन करते हुए जो इन देशों में ये जो बाकी गल्फ कंट्रीज थी, लाइक कतर, यूएई, है ना, सऊदी अरेबिया, वहाँ के जितने भी आपके ये थे यूएस एस्टैब्लिशमेंट्स थे, उनके ऊपर उसने रिटेलिएटरी फायरिंग करी थी, है ना। तो ईरान के जो मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स थे, उनकी वजह से इन देशों के जो लिक्विफैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसके ऊपर भी असर पड़ा था। तो इसलिए हमें वहाँ से जो हमारा 53 से 54%, या आप कह सकते हैं कि मोर देन हाफ ऑफ द एलएनजी इंपोर्ट जो होता था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसरप्ट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा डोमेस्टिक यूरिया आउटपुट था, मैंने आपको बताया कि मार्च के महीने में 24.7 था लास्ट ईयर, इस बार के मार्च में 17.5 था। लेकिन फिर अप्रैल में आते आते ये थोड़ा सा जो है वो इंप्रूव हुआ, रिकवर हुआ, 21 लाख टन तक हम लोग पहुंचे। और उसके बाद जो है वो फिर से हम 25.2 और 25.4 पर आ गए हैं। ठीक है, यानी कि हम अप्रैल टू जून का अगर डेटा देखें 2026 का, यानी कि इस साल का, तो वो 71.5 लाख टन हो गया है।
ठीक है, जो कि लास्ट ईयर इसी अगर हम क्वार्टर की बात करें अप्रैल टू जून की, मतलब साल का दूसरा क्वार्टर की, तो उसमें अगर हम बात करें तो हम 5.4% ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, मतलब हमने उस चीज़ में रिकवरी कर ली है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, रिकवरी करने के पीछे रीज़न क्या है? देखो, रिकवरी करने के पीछे रीज़न ये है कि इसका क्रेडिट जाता है सरकार को। ठीक है, सरकार ने जो है वो गेल इंडिया लिमिटेड और जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उनको ये कहा या उनको इस बात के लेकर पुश किया कि आप अपनी जो एलएनजी की सोर्सिंग है, मतलब जहां से आप एलएनजी प्रोक्योर करते हैं, उसको डाइवर्सिफाई करें। ठीक है, और इवन इफ इट मेंट पिवेटिंग हेविली टू स्पॉट मार्केट परचेज एट हायर प्राइसेस, और सरकार ने इस बात को भी मतलब सपोर्ट किया कि अगर आपको स्पॉट मार्केट से भी खरीदना पड़े, हायर प्राइसेस में भी खरीदना पड़े, तब भी आप खरीदें। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है कि एक हाथ से सामान ले और एक हाथ से पैसा दे, सिंपल भाषा में। ठीक है ना, मतलब आप कह सकते हैं कि रेडिली ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें। ठीक है, तो जैसे कि हमारा कतार और यूएई का जो शेयर है, मतलब जो उससे हम इंपोर्ट करते थे, वो नियर जीरो हो गया, लेकिन हमने ज़्यादा एलएनजी जो है वो इंपोर्ट करनी शुरू करी यूएस, ओमान, नाइजीरिया, अंगोला, है ना, पीपल रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इवन इंडोनेशिया, ट्रिनिडाड और नॉर्वे। तो हमने अपना जो एलएनजी इंपोर्ट था उसको डाइवर्सिफाई कर लिया। ठीक है, तो इससे हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इसी तरीके की प्रोएक्टिवनेस जो है वो इंपोर्ट ऑफ यूरिया में भी देखी गई। ठीक है, जो सरकारी कंपनी है दैट इज इंडियन पोटैश लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इन्होंने बेसिकली 4 अप्रैल को और 27 मई को जो है वो टेंडर निकाले। ठीक है, इनको इतना यूरिया जो है वो इंपोर्ट करना था जिसको लैंड प्राइस इतने पे प्राइस पर वो इनको मिल गया। इसके बाद तीसरा जो टेंडर है लगभग 17 लाख टन का, जिसमें से 10 लाख टन जो है वो वेस्टर्न इंडिया को डिलीवर करना है और 7 लाख टन जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पोस्ट को डिलीवर करना है। ये बेसिकली राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा 29 जुलाई को इसका टेंडर निकाला गया है और इसकी जो बिड्स हैं वो 11 अगस्त को ओपन होंगी, तो उसमें पता लगेगा कि ये टेंडर किसको मिल रहा है। ठीक है, यानी कि अप्रैल टू जून के अगर हम क्वार्टर की बात करें, मतलब जो ये टेंडर वेंडर वाली बातें, ये जो वैल्यूज वगैरह दी गई हैं, ये आपको याद नहीं रखनी है। मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि इस तरीके के आर्टिकल्स को मैं पूरा लाइन टू लाइन कवर इसलिए करता हूँ सो दैट कि आपके माइंड में एक ब्रॉडर पिक्चर बन सके, आपको चीज़ें समझ में आ सकें, आपको चीज़ें रटनी ना पड़े। ठीक है ना, बट आपको याद क्या चीज़ रखनी है वो आपको मैंने हमेशा से बताया है कि यू जस्ट हैव टू फॉलो द ट्रेंड्स। ठीक है, आपको ट्रेंड समझने हैं कि कोई चीज़ कम हो रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न था, कोई चीज़ रिकवर कर रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न था। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि हमारा एलएनजी इंपोर्ट कम हुआ, ठीक है, कतार और यूएई से, वो क्यों कम हुआ? ठीक है, लेकिन हमें उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि हमने अपना जो एलएनजी सोर्सिंग थी उसको डाइवर्सिफाई किया। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, ये एक्जैक्टली वैल्यू की कितने लाख टन्स का टेंडर निकाला, कितने में लैंडेड प्राइस था, ये सब जानने की जरूरत नहीं होती। ये तो मैं जस्ट आपको एज सच इसीलिए बताता हूँ सो दैट कि आपके माइंड में एक कंप्लीट पिक्चर बन सके। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि अप्रैल से जून 2026 के बीच में इंडिया ने लगभग 25 लाख टन के आसपास यूरिया जो है वो इंपोर्ट किया। ठीक है, जो कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ 8 लाख टन था। ठीक है, तो through this crisis the government has made sure there is adequate supply of both imported urea and LNG for domestic production। तो सरकार ने बेसिकली इस क्राइसिस के दौरान भी, इस संकट के दौरान भी इस चीज़ को इंश्योर किया है कि इंपोर्टेड यूरिया की भी और डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉर द यूरिया के लिए जो एलएनजी की रिक्वायरमेंट है वो एडिक्वेट सप्लाई उसकी बनी रहे। ठीक है, और साथ ही साथ जो महंगे, मतलब जैसे हमने बताया ना आपको कि उसमें स्पॉट मार्केट में हायर प्राइसेस पर भी एलएनजी खरीदा गया है, तो उसका जो हायर इंपोर्ट कॉस्ट था वो सरकार ने फार्मर्स को पास नहीं कर रहा। तो उससे बेसिकली क्या हुआ कि जो सरकार की फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है वो बढ़ गया, है ना। वो हम बार बार देखते हैं जिस समय बजट आता है तो उस समय हम उस समय इसकी बात करते भी हैं। ठीक है, कि सरकार की जो फूड है या जो फर्टिलाइजर है, जो फ्यूल है, उसके ऊपर सरकार सब्सिडी बहुत ज़्यादा देती है। तो फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी देने का कारण यहाँ पर भी बताया गया है। इसके बाद ये लिखा है कि यूरिया की जो सप्लाई सिचुएशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन ऐसा जो बाकी फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे वो डीएपी हो, डाई अमोनियम फॉस्फेट, या फिर जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं, उनके केस में स्थिति ऐसी नहीं है। ठीक है, देखो, क्रॉप्स की जो ज़्यादातर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स है वो तो यूरिया से पूरी हो जाती है। जैसे कि डीएपी या म्यूरेट ऑफ पोटैश एमओपी जो है वो हमें पी यानी कि फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रोवाइड करता है। ये ध्यान रखिएगा कि यूरिया से क्या मिलता है? नाइट्रोजन। ठीक है, डीएपी से क्या मिलता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। नाम से ही क्लियर है, फॉस्फेट यानी कि पी, दैट इज फॉस्फोरस। और म्यूरेट ऑफ पोटैश, ये भी नाम से क्लियर है, पोटैश मतलब पोटेशियम। ठीक है, ये मिलता है। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें ये जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं दैट इज एनपीकेएनएस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर, ये तीनों जो है वो अलग अलग ब्लेंड्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो एक टेबल दी गई है उसमें हमें डीएपी, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और साथ ही साथ जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ठीक है, ये बेसिकली डीएपी का एक सब्स्टिट्यूट है जिसमें थोड़ा सा पी यानी कि फॉस्फोरस का कंटेंट थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, वो यहाँ पर हमें दिया गया है। इस टेबल से हम लोग ये समझ सकते हैं
कि अप्रैल से जून के बीच में इनका प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है अप्रैल टू जून 25 के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन अनलाइक इन यूरिया देयर रिड्यूस डोमेस्टिक आउटपुट हैज़ बीन कंबाइंड विद लोअर इम्पोर्ट्स, ठीक है। लेकिन मतलब इसमें जो जैसे यूरिया में तो क्या है कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इंपोर्ट भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। डोमेस्टिक आउटपुट में रिडक्शन हुआ है और उसके साथ इंपोर्ट भी कम हुआ है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक बार ये टेबल में दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन, इंपोर्ट एंड सेल ऑफ फर्टिलाइजर्स। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यूरिया के केस में देखो प्रोडक्शन बड़ा है, ठीक है। डीएपी के केस में प्रोडक्शन कम हुआ है, एमओपी के केस में तो जीरो ही है ये, कॉम्प्लेक्सेस के केस में भी कम हुआ है, एसएसपी के केस में भी कम हुआ है, ठीक है। तो लेकिन इंपोर्ट आप देख सकते हो कि यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ा है तो यूरिया का इंपोर्ट भी बढ़ा है, लेकिन बाकी चीज़ में आप देखो कि डीएपी का प्रोडक्शन कम हुआ है तो डीएपी का इंपोर्ट भी कम हुआ है, ठीक है। इसका थोड़ा सा बढ़ा है, इसका थोड़ा कम हुआ है, इस तरीके से चीज़ें चली है। समझ गए बात? अगेन दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा विच इज़ टू बी नोन, जस्ट आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे यूरिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है या सॉरी यूरिया का इंपोर्ट बढ़ा है, यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ा है, बाकी जो फर्टिलाइजर्स है उनका इंपोर्ट भी कम हुआ है और प्रोडक्शन भी कम हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है द सक्सेस अचीव्ड इन वाइडनिंग द इम्पोर्ट सोर्सेज ऑफ यूरिया एंड एलएनजी हैज नॉट बीन रेप्लिकेटेड आइदर इन फॉस्फेटिक एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स और की इंटरमीडिएरीज एंड रॉ मटेरियल सच एज फॉस्फोरिक एसिड एंड सल्फर, ठीक है। मतलब इसमें यह लिखा गया है कि हमने जो अपने इंपोर्ट सोर्सेज को, चाहे वो यूरिया के हो चाहे एलएनजी के हो, उनको वाइड किया है, मतलब हमारे जो सोर्सिंग है वो क्या की है, हमने डाइवर्सिफाई की है। लेकिन ऐसा हमें ना तो इन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के केस में देखने को मिला है और ना जिन रॉ मटेरियल से ये बनता है लाइक योर सल्फर, लाइक योर फॉस्फोरिक एसिड, उनमें देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये डेटा वगैरह दिया गया है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिकली प्राइस दिखा गया है कि फॉस्फोरिक एसिड यानी कि कॉस्ट प्लस फ्राइट, ठीक है, मतलब जो उसकी कीमत है और जो लाने का खर्चा है वो लगभग यहाँ पर जनवरी टू मार्च 25 में जो है वो इतना था, अप्रैल टू जून में इतना बढ़ा, ठीक है। फिर ये और बढ़ गया, 1258 हो गया, फिर उसके बाद 1290 हो गया, फिर 1360 हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ी और करंट जो अभी जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर चल रहा है उसमें $1700 तक ये पहुंच चुका है पर टन के हिसाब से, ठीक है। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर में स्थिति और ज़्यादा खराब बताई गई है कि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो लगभग 500 से 550 पर टन के आसपास पहुँच गए हैं, ठीक है। नॉर्मली प्राइस इसका 150 टू $250 की रेंज में रहता है। और ये जो स्पाइक है ये बेसिकली जो यूक्रेन के ड्रोन अटैक हैं ऑन ऑयल रिफाइनरीज इन रशिया, ठीक है, तो उसकी वजह से हुआ है। उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है और उसके बैन ऑन एक्सपोर्ट्स बाय अ मेजर ग्लोबल सप्लायर, ठीक है, तो उसके ऊपर बैन लगा है। तो इस सब चीज़ों की वजह से ये प्राइसेस वगैरह बढ़े हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि जो वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से जो बाकी और बिग सोर्सेज हैं उनसे भी जो सल्फर सप्लाई है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट रही है, जैसे कि कतार एनर्जी, सऊदी अरामको, आबू धाबू नेशनल ऑयल कंपनी है ना, ईरान इटसेल्फ, यहाँ से भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो प्राइसेस हैं वो ऑब्वियसली बढ़ गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि अमोनिया की जो सप्लाई है वो भी थोड़ा सा स्क्वीज हुई है। अमोनिया बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में जिससे नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है, तो ये बेसिकली कतार एनर्जी या सऊदी अरेबिया के मार्डन या साबिक यहाँ से ये मिलती थी, ठीक है, और ईरान से मिलती थी। तो दीज वर अगेन प्रीवियसली बीइंग शिफ्ट थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पहले से ये सारा सामान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद ये इश्यूज हो गए हैं, ठीक है। तो पहले जहाँ अमोनिया का प्राइस आपको पर टन $650 से $700 मिलता था, वो प्राइस अब जो है वो बढ़ के $850 से $900 तक पहुंच गया है, ठीक है। आज के दिन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बताई जा रही है सल्फर, क्योंकि सल्फर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए चाहिए और जिसको फिर बाद में ब्रेक डाउन करके रॉक फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करके, रॉक फॉस्फेट मतलब जिसमें पी होता है, फॉस्फोरस होता है, और उसको कन्वर्ट किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड में, ठीक है। और अगर फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा तो इससे आप डीएपी दैट इज डाई अमोनियम फॉस्फेट, सुपर सल्फेट फॉस्फेट और जो ये होता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स ये नहीं बना सकते, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि डीएपी के केस में नो इम्पोर्ट्स हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर द परचेज ऑफ 13.5 लाख टन्स थ्रू द आईपीएल्स मेगा टेंडर ऑन अप्रैल 28, ठीक है। दैट प्राइस वाज हायर देन दिस लेवल ईयर अगो। तो मतलब उसके बाद इसमें कोई इंपोर्ट नहीं हुआ है। प्राइस आर अनलाइकली टू फॉल, यहाँ पर ये कहा गया है कि प्राइसेस जो है वो कम होंगे, ऐसा नहीं लगता है। इफ़ एनीथिंग दे मे गो अप इफ इंडिया वर टू फ्लोट अ फ्रेश लार्ज इंपोर्ट टेंडर, अगर इंडिया जो है वो एक लार्ज इंपोर्ट टेंडर निकालती है तो इसका प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन ऑगमेंटिंग सप्लाई ऑफ सल्फर एंड मेक इट वाइबल फॉर डोमेस्टिक डीएपी एंड एनपीकेएस मैन्युफैक्चरर्स टू इम्पोर्ट, ठीक है। तो सरकार को जो है वो सप्लाई बढ़ाने पर ध्यान देना होगा सल्फर की, ताकि जो डोमेस्टिक एन डीएपी मतलब जो डायमोनियम फॉस्फेट है वो, और एनपीकेएस मतलब जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वाइबल हो सके इंपोर्ट करना। इट वुड एंटेल मेकिंग एडिशनल सब्सिडी प्रोविजन सिमिलर टू दैट ऑन यूरिया, और ये भी हो सकता है कि सरकार को इसमें कुछ और ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़े जैसा वो यूरिया में देती है। इसके बाद यहाँ पर एल नीनो का फैक्टर बताया गया है
कि अभी बेसिकली एल नीनो के महीने चल रहे हैं, बारिश इस बार कम हो रही है, मानसून डेफिशिएंसी है, तो जो डिमांड है फर्टिलाइजर्स की वो भी थोड़ा सा कम देखने को मिली है। ठीक है, जून और जुलाई के महीने में अगर हम बात करें तो बारिश जो है वो नॉर्मल से लगभग 12.5% के आसपास कम हुई है। इसीलिए जो एरिया सोन अंडर खरीफ क्रॉप्स है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, 2024-25 के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि 2024-25 का जो महीने साल थे उनमें बारिश जो है वो ज़्यादा हुई थी। ठीक है, अब बारिश ज़्यादा होती है तो सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ठीक है, जो हमारे रिजर्वायर्स हैं वो भी अच्छे से भरे होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी रिचार्ज होता है, तो उससे क्या होता है कि फार्मर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फसल बोते हैं, है ना, और उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको फर्टिलाइजर वगैरह भी चाहिए होता है। विद सप्लाई मैनेजमेंट फेलिंग टू कीप पेस विद द डिमांड, लेकिन सप्लाई जितनी डिमांड होती है उतने सप्लाई सही से नहीं हो पाती है, तो इसलिए फर्टिलाइजर के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, और हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजर खरीदने की जो लाइनें होती है वो बहुत लंबी लंबी होती है। लेकिन इस बार जो है वो इशू वही है, क्योंकि ऑफ टेक जो है वो काफ़ी स्लो है। ठीक है, और साथ ही साथ सरकार की आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रिपेयर्डनेस है वो भी थोड़ा सा बेटर है। और अभी जो है वो अगले साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में फरवरी मार्च के महीने में चुनाव हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकार जो है वो अभी आने वाले, ये तो बेसिकली अभी बात चल रही थी खरीफ सीजन की, तो अभी जो आने वाला विंटर सीजन होगा, दैट इज राबी सीजन, उसमें भी हो सकता है कि सरकार जो है वो कोई चांसेस ना ले और इस तरीके की सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करते रहे, क्योंकि अदरवाइज पंजाब जैसा राज्य जहाँ पर आपको पता है कि एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा रोल है, तो वहाँ पर जब इलेक्शन वगैरह होंगे, और वहाँ पर वैसे भी हाल ही के वर्षों में अगर आप देखें तो बीजेपी का जो रिकॉर्ड है इलेक्शंस में वो अच्छा नहीं रहा है, तो इसलिए ये हो सकता है कि सरकार इस तरीके की कुछ सब्सिडी वगैरह कंटिन्यू रखे आने वाले महीनों में भी, एटलीस्ट जब तक चुनाव वगैरह नहीं होते हैं तब तक। ठीक है, बात समझ गए आप? चलिए, तो दिस वॉज द आर्टिकल, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगला आर्टिकल देखते हैं कि यूएस जापान जॉइंट एक्शन, हाउ अ स्ट्रॉन्गर येन अफेक्ट्स इंडियन मार्केट्स। अब देखो ये क्या मामला है, यहाँ पर यूएस और जापान ने मिलके मंडे को ये कंफर्म किया है कि जो जापानीज करेंसी है, ठीक है, दैट इज येन, उसमें इन दोनों देशों ने मिलकर कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन किया है। ठीक है, और ये बेसिकली इसलिए किया गया है कि जो येन है, जो जापानीज करेंसी है, उसमें जो एक्सेसिव वॉलेटिलिटी यानी कि जो एक्सेसिव उतार चढ़ाव था उसको थोड़ा सा स्मूदन आउट करने के लिए, ठीक है, मतलब उस वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए अब ये मूव जो है, ये कदम उठाया गया फ्राइडे को। इसके बाद जो येन अगेंस्ट द यूएस डॉलर है, मतलब यूएस डॉलर के कंपैरिजन में येन जो है जापानीज करेंसी, वो थोड़ा सा स्ट्रांग होती है और इंडियन मार्केट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर उससे एक खतरे की घंटी बज रही है। अब ये क्या है खतरे की घंटी, क्या है उसको हम समझेंगे, पहले ये समझते हैं ये पूरा का पूरा क्या इन्होंने किया है। तो ये जॉइंट एक्शन जो है वो पहली बार लिया गया है 2012 के बाद, एंड दिस वाज अंडर द यूएस जापान फाइनेंस मिनिस्टर्स जॉइंट स्टेटमेंट इशूड इन सितंबर 2025, जिसमें दोनों देशों ने ये कहा है कि वो इस तरीके के जो जॉइंट इंटरवेंशन एफर्ट्स हैं वो फर्दर आगे करते रहेंगे। ठीक है, अब ये बेसिकली अगर हम जापानीज करेंसी की बात करें तो जापानीज करेंसी जो है वो जुलाई के महीने में अपने 40 ईयर्स के लोएस्ट स्तर पे थी, तो तब ये जो इंटरवेंशन है वो किया गया है। ठीक है, अब इसको लेकर यहाँ पर रॉयटर्स ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कोट करते हुए ये कहा है कि दे हैव बीन वीकनिंग येन, ठीक है, येन जो है वो कमज़ोर हो रहा है और जापानीज जो है वो चाहते थे कि उनकी थोड़ा सा मदद की जाए, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर जापान, ठीक है, और हम हमेशा जापान की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को रॉयटर्स ने कोट किया है। और जापानीज गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पर लगभग $59 बिलियन की जो अपनी सिक्योरिटीज़ है उसको बेचा है, ताकि, ठीक है, ताकि सिक्योरिटीज़ बेचेंगे तो ऑब्वियसली उनको पैसा मिलेगा, तो उससे उनकी करेंसी को जो है वो सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये इंटरवेंशन किया गया उसकी अगर हम बात करें तो यूएस जो है उसके भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं येन की परफॉर्मेंस में। ठीक है, देखो अगर वीकर येन, अगर येन जो है वो कमज़ोर होगा, इस बात को बड़ा ध्यान से समझना, कंसेप्चुअल है कि अगर येन जो है वो कमज़ोर होगा तो इससे क्या होगा कि यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड है उनकी यील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनका काफ़ी सारी होल्डिंग जो है वो जापानीज गवर्नमेंट के पास भी है। ठीक है, तो अगर येन कमज़ोर होगा तो उससे क्या होगा कि मे फोर्स जापान टू सेल यूएस बॉन्ड्स, तो वो, अब देखो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे अभी यहाँ पर हुआ है कि यूएस ट्रेजरी, जो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, मतलब जैसे जैसे गवर्नमेंट वो होता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो है, तो अमेरिका के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, अगर येन जो है वो कमज़ोर होगा, ठीक है, क्योंकि देखो जैपनीज जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो जैपनीज के पास भी हैं बहुत सारे, उनके पास भी होल्डिंग है, अगर येन कमज़ोर होगा तो वो क्या करेंगे, जो उनके पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो उसको बेचेंगे, जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर वो बेचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसकी यील्ड है, बॉन्ड की जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, and with yields already under pressure owing to the elevated inflation and
expectation of interest rates hike by the Federal Reserve, a joint intervention by both countries helps manage market expectations. ठीक है, क्योंकि देखो yield जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है यूएस का फेडरल रिजर्व, वो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो बॉन्ड की यील्ड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से दोनों देशों को ये लगा कि इस तरीके का इंटरवेंशन जो है वो बेहतर है। ठीक है, ऑब्वियसली जापान नीड्स टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए जापान को क्या करना है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं। बेसिकली ऐसा ही हमारे देश में भी होता है ना, कि जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। बट नन ऑफ द सेंट्रल बैंक आर कीन टू रेज रेट्स एट दिस पॉइंट बिकॉज इट कुड अफेक्ट डिमांड। लेकिन उनको बेसिकली जो उनका वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब रुपये की जो मतलब वहाँ की जो लोकल करेंसी है येन, वो कमज़ोर हो रही है। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आपका जो करेंसी है वो भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि इससे ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड जो है वो इफेक्ट होगी। ठीक है, तो इसलिए उनको लगा कि इस तरीके का जो इंटरवेंशन है ये करना बेहतर है। ठीक है, अब जो यूएस की डेट है दैट हैज क्लाइम टू 40 ट्रिलियन, सो एवरी 10 to 20 basis points of increase in bond yields will put a lot of pressure on the US balance sheet। अब ये भी लिखा गया है कि यूएस की जो डेट है ना, मतलब वो 40 ट्रिलियन डॉलर की है, और अगर मान लीजिए 10 से 20 बेसिस पॉइंट्स का भी अगर अंतर आता है बॉन्ड यील्ड्स में, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा यूएस की बैलेंस शीट पर। तो इसलिए द यूएस माइट हैव स्टेप्ड इन टू प्रोटेक्ट द डॉलर। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि यूएस ने जो है वो अपने डॉलर को बचाने के लिए ये कदम उठाया है, क्योंकि 1 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 0.01%, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1%। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर यह लिखा है कि बैंक ऑफ जापान ने अपना जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है उसको स्टडी रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। बट उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि आने वाले समय में, ठीक है, जो है क्योंकि उनका इन्फ्लेशन जो है वो 2% के टारगेट से ज़्यादा बना हुआ है, तो वो आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। हालांकि यूएस ने भी अभी तक इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है 65% प्रोबेबिलिटी बताई गई है कि जो फेड की अगली मीटिंग होनी है सितंबर में, उसमें 25 बेसिस पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट्स कट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द मंडे अनाउंसमेंट बाय जापानीज फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो येन है वो लगभग 1% के आसपास बढ़ा, स्ट्रेंथन हुआ, 155.23 पर डॉलर के हिसाब से पहुंचा, which is the strongest level in 3 months before pairing some gains to trade around 156.5 156.75 पहुंचा, थोड़ा सा उसमें और गेन हुआ तो, and this followed the currency gaining over 3% in the last 2 sessions of the previous week। तो पिछले हफ्ते के जो अंतिम 2 सेशंस रहे हैं उसमें 3% के आसपास उनकी करेंसी जो है वो गेन करी है। अब इसका असर इंडिया की जो मार्केट है उसके ऊपर क्या पड़ सकता है? ठीक है, देखो, द इंडियन मार्केट हैज अ सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू येन स्पेशली थ्रू कैरी ट्रेड्स। अब ये कैरी ट्रेड्स क्या होता है? देखो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैरी ट्रेड का मतलब है कि दिस ट्रेड फैसिलिटेट्स ट्रेडर्स बोरोइंग इन चीप करेंसी लाइक द येन टू बाय सिक्योरिटीज इन इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। तो बेसिकली ये जो कैरी ट्रेड है या येन कैरी ट्रेड अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें ऐसा है कि जो ट्रेडर्स हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, जो सस्ती करेंसी है, ठीक है, जैसे अगर आप अभी कंपेयर करें कि इंडिया में $1 इज इक्वल टू लगभग 96 रुपीज़ के आसपास है, और जापान की बात करें तो वहाँ पर जो यूएस डॉलर है, एक यूएस डॉलर लगभग 155-156 के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की करेंसी इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन जापान, है ना, जापान के येन से हमारा रुपया मजबूत है। तो ऐसे में क्या है कि जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे, वो ऐसी जगह से बोरो करेंगे जहाँ पर सस्ती करेंसी होगी। ठीक है, वहाँ से उन्होंने करेंसी जो है वो बोरो करी, और उसके बाद मतलब और वहाँ से पैसा लिया और सिक्योरिटीज़ खरीद ली। और सिक्योरिटीज़ कहाँ पर खरीद रहे हैं? वो जो महंगे इमर्जिंग मार्केट्स है वहाँ पर, ठीक है, ताकि इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल का वो फ़ायदा उठा सके। तो इससे बेसिकली इंडिया को इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि एनालिस्ट जो है वो अभी करंट नंबर्स को लेकर तो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, लेकिन अगस्त 2024 की एक रिपोर्ट है बाय एलारा कैपिटल, उसमें ये दिखाया गया है कि इंडिया का जो येन कैरी ट्रेड है उसमें लगभग 21 बिलियन डॉलर का एक्सपोजर है। यानी कि आप ये कहिए कि जो टोटल हमारा एफआईआई होल्डिंग्स है उसका 2.2%। ठीक है, तो इससे बेसिकली ये हो सकता है कि जो येन कैरी ट्रेड अगर शुरू हुआ तो इससे जो एफआईआई का एक्सोडस है शॉर्ट रन में, मतलब एफआईआई यहाँ से बाहर जा सकते हैं। क्रूड प्राइसेस जो है वो एक बिगर कंसर्न है इंडियन मार्केट के लिए अभी, है ना। और इंडियन स्टॉक मार्केट में हमने पॉजिटिव एफआईआई इनफ्लो देखा है 2.1 बिलियन डॉलर का जुलाई के महीने में। ठीक है, लगातार 4 महीने तक जो है वो स्ट्रेट आउटफ्लो देखने को मिला, और जुलाई के महीने में इनफ्लो देखने को मिला है। लेकिन हालांकि जितना हमें आउटफ्लो देखने को मिला है अभी तक 2026 में 27.2 बिलियन डॉलर का, उसके कंपैरिजन में 2.1 बिलियन का इनफ्लो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा है कि इंडियन मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा, वो इस बात पर ज़्यादा डिपेंड करेगा कि जो करंट लेवल ऑफ एक्सपोजर है कि कितना
एक्सपोजर है हमारे देश में उस चीज़ का, जो हमारा येन ट्रेड है उसका, और साथ ही साथ जो ये यूएस और जापान का इंटरवेंशन है, जॉइंट इंटरवेंशन, उसका कितना क्वांट है, मतलब कितना वो इंटरवीन करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा वो इंटरवीन करेंगे उतनी ज़्यादा अगर वहाँ की करेंसी स्ट्रांग होती चली गई तो फिर ये चीज़ें और ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। ठीक है ना, समझ गए बात। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक अगला आर्टिकल और है, इसको भी देख लेते हैं। दैट इज क्लाइमेट विप्लैश एंड क्लाउड फायर क्लाउड्स द फैक्टर्स फ्यूलिंग यूरोप्स मैसिव वाइल्ड फायर्स। ठीक है, यूरोप में जो है वो अभी बहुत ज़्यादा जंगलों में आग लगी हुई है, वाइल्ड फायर्स की स्थिति देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? दो रीजन उन्होंने बताए हैं, एक है क्लाइमेट विप्लैश और दूसरा है फायर क्लाउड्स। तो ये दोनों चीज़ क्या है देखते हैं। देखो, द वाइल्ड फायर्स दैट हैव बीन रेजिंग अक्रॉस मच ऑफ द यूरोप फॉर द पास्ट वीक आर अमंग्स द मोस्ट इंटेंस इन ग्रीक नाउ। ठीक है, मतलब पिछले हफ्तों में ये देखा गया है कि यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में इस तरीके की वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रही हैं। ये ग्रीस के रीजन में भी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई हैं। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो इस फायर की वजह से लार्जेस्ट पीस टाइम इवैक्यूएशन देखने को मिला है फ्रांस में, और लगभग स्पेन में भी अगर हम बात करें तो 1,72,000 हेक्टेयर जो है वो जल गया है। ठीक है, मेजर ब्रेजेस मतलब इस तरीके की आग की घटनाएं पोर्तुगल, इटली, साइप्रस, है ना, क्रोएशिया और बाकी देशों में भी देखने को मिली है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट का ये कहना है कि यूरोप की जो वाइल्ड फायर्स हैं इनको फ्यूल कहाँ से मिल रहा है? डेंजरस कॉम्बिनेशन बताया गया है क्लाइमेट चेंज का, स्विंगिंग वेदर एक्सट्रीम्स जिसको क्लाइमेट विप्लैश कहते हैं, एंड डिकेड्स ऑफ चेंजेस इन हाउ पीपल यूज एंड नो लॉन्गर यूज द लैंड। मतलब जो लैंड यूज पैटर्न वहाँ पर बदल रहा है वो भी इसके पीछे रीजन बताया गया है, क्लाइमेट चेंज रीजन बताया गया है, और जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं वो किस तरीके से स्विंग कर रहे हैं जिसको क्लाइमेट विप्लैश कहते हैं वो। तो ये समझेंगे हम यहाँ पर। देखियो, वाइल्ड फायर्स का बेसिकली एक एनवायरनमेंट में एक नेचुरल रोल भी होता है कि वो डेड लीव्स को और ब्रांचेस को क्लियर करता है। ठीक है, जो फॉरेस्ट के फ्लोर पर डेंस अंडरग्रोथ है उसको क्लियर करता है। तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो अनलॉक होते हैं और नए प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, द स्पार्क टू लाइट द फायर कैन बी नेचुरल और ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी। अब मतलब क्या बोलते हैं, जो स्पार्क मिल रहा है, मतलब आग लगने के लिए जो चिंगारी मिल रही है एक तरीके से, वो कहाँ से मिल रही है? उसके पीछे नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं या ह्यूमन रिलेटेड कॉजेज भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो शुरू तब होती है जब ये फायर जो है वो अनकंट्रोलेबली फैलने लगती है, और ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट विप्लैश। अब ये क्लाइमेट विप्लैश क्या है ये आपको यहाँ से समझना है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। क्लाइमेट विप्लैश का मतलब है रैपिड स्विंग्स बिटवीन द वेदर एक्सट्रीम्स। वेदर एक्सट्रीम का मतलब है कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, कभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, तो वो जो दो तरीके के एक्सट्रीम्स हैं उनके बीच में जो स्विंग होता है उसको कहा जाता है क्लाइमेट विप्लैश। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये चीज़ को समझाया गया है कि वेस्टर्न यूरोप में अनयूजुअली वेट पीरियड अर्लियर दिस ईयर एनकरेज द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, श्रब्स एंड अंडरग्रोथ। ठीक है, कि अनयूजुअली वेट पीरियड मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वो बारिश रही, अनयूजुअल था हालांकि वो भी, उससे क्या हुआ कि ग्रासेस, श्रब्स और अंडरग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई। ठीक है, अब उसके बाद फिर वहाँ पर सक्सेसिव हीट वेव और ड्राउट की कंडीशन आ गई। तो मतलब ये दो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है ना, कि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है और बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है। तो पहले बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी तो बहुत ज़्यादा ये घास वगैरह सब उग गई, उसके बाद जो है फिर ये हीट वेव आ गई, ड्राउट आ गया, तो उससे ये सारा का सारा वेजिटेशन जो है वो सूख गया, है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि ये पेड़ पत्ते पौधे जो है वो सब सूखेंगे तो ये अबंडेंट फ्यूल बन जाएंगे, और इनको तो बस एक हल्की सी चिंगारी की ज़रूरत है, उसके बाद ये पूरा का पूरा जल जाएगा। तो रिसर्चर्स तो यही बेसिकली वो है क्लाइमेट विप्लैश, आई होप आप समझ गए, है ना। रिसर्चर्स का कहना है कि ये जो सीक्वेंस है, पहले अनयूजुअली वेट कंडीशन फॉलोड बाय इंटेंस ड्राइंग, ये बहुत ज़्यादा अब क्या होती जा रही है, कॉमन होती जा रही है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो इंटेंसिफाई कर रहा है बोथ एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, वेदर स्पेक्ट्रम को। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर कभी ऐसा हो रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ आप कह सकते हैं ड्राइनेस है या हीट वेव्स हैं या ड्रॉट है वो बढ़ रही है। तो क्लाइमेट चेंज उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये दोनों चीज़ें अगर इस तरीके के जो वेदर एक्सट्रीम्स है अगर इनके बीच में सडन स्विंग होता है, रैपिड स्विंग होता है, तो इसी को कहा जाता है क्लाइमेट विप्लैश। ठीक है, तो लास्ट ईयर ये भी बताया गया है कि जो कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स देखे गए थे वो भी इसी वेदर सीक्वेंस की वजह से हो रहे थे। अब यहाँ पर जो यूरोप की फायर है इसका एक स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि हैज़ बीन द अपीयरेंस ऑफ, यहाँ पर एक क्लाउड्स का भी जिक्र बताया गया है। मैंने आपको वेदर वो क्लाइमेट विप्लैश तो समझा दिया, अब ये दूसरे क्लाउड्स की बात करते हैं जिसको फायर क्लाउड्स कहा गया है, पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है, वैसे आपने क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड तो सुना होगा, बट यहाँ पर इसमें एक और वर्ड ऐड हो गया है, पायरो। पायरो मीन्स फायर। ठीक है, तो पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, इसको हम पायरो सीबी या फायर क्लाउड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या करते हैं, ये थंडर स्टॉर्म्स जनरेट करते हैं और जो फिर और ज़्यादा फायर के चांसेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप देखो ये होता कैसे है, लार्ज वाइल्ड फायर रिलीजेस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर फायर है, जंगलों में आग लगी हुई है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी।
हीट रिलीज होगी तो आसपास की जो हवा है वो गर्म होगी, ठीक है। उस हवा में, अब वो खाली हवा तो है नहीं, उस हवा में स्मोक भी है, धुआं भी है, ऐश है, राख है, और जो बर्निंग वेजिटेशन है उससे निकलने वाला जो मॉइस्चर है वो भी है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या होगा, एटमॉस्फेयर में राइज करेगा, ऊपर की तरफ को उठेगा। अब हमें ये पता है कि जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ को उठती है, हवा एक्सपेंड करती है और हवा ठंडी हो जाती है, तो इवेंचुअली जो मॉइस्चर है वो क्या करेगा, जो टाइनी स्मोक पार्टिकल्स हैं उसके अराउंड मॉइस्चर कंडेंस करेगा, ठीक है, और वो बन जाएंगे बहुत ऊंचे ऊंचे क्लाउड, लंबे लंबे क्लाउड, वर्टिकली वेरी हायर क्लाउड्स, ठीक है। तो वो बन जाएंगे टावरिंग क्लाउड्स। और अगर फायर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो उससे क्या होगा कि जो क्लाउड है वो फुल फ्लेज थंडर स्टॉर्म में ग्रो कर सकता है, 10 से 15 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर में जा सकता है और इवन स्ट्रेटोस्फेयर को भी पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। अब क्लाउड्स के अंदर जो है, जो कोलिजन हो रहा है बिटवीन आइस क्रिस्टल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स एंड ऐश, इससे इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होगा जिससे लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। इनके बीच में अंदर कोलिजन होगा क्योंकि उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, आइस क्रिस्टल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, ऐश वगैरह के पार्टिकल हैं, तो इनके अंदर आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा एक क्लाउड के अंदर, ठीक है। तो उससे इलेक्ट्रिकल चार्जेस पैदा होंगे, उससे लाइटनिंग होगी, जो बिजली चमकती है वो होगा उससे। और ये जो लाइटनिंग है ये बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये नए फायर इग्नाइट कर सकते हैं किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द ओरिजिनल ब्लेज, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो क्लाउड जो है वो काफ़ी ऊपर तक जा रहे हैं, वो और जगह भी जा सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर पहले से आग लगी हुई थी उसके अलावा किसी दूसरी जगह में भी ये आग की घटनाएं पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बिजली चमकती है, वो बिजली जमीन पर गिरती है तो उससे ये चीज़ें हो सकती हैं, है ना। द स्टॉर्म ऑल्सो जनरेट पावरफुल इरेटिक विंड्स दैट कैन सडनली चेंज द डायरेक्शन और स्पीड ऑफ फायर, ठीक है, ट्रैपिंग फायर फाइटर्स एंड रेसिडेंट्स। ये भी हो सकता है कि ये लाइटनिंग की वजह से जो है, मतलब जो इससे तूफान आएगा, जो स्टॉर्म आएगा, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और तेज़ हवाएं पैदा करे, ठीक है। और उससे ये हो सकता है कि जो हवा की स्पीड है, सॉरी, जो फायर की स्पीड है, जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, तो उससे जो फायर फाइटर्स हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, वो भी ट्रैप हो सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस में जो वाइल्ड फायर है वो इफेक्टिवली शुरू होती है क्रिएटिंग इट्स ओन वेदर, मतलब वो अपना खुद का वेदर क्रिएट कर देती है ना, क्योंकि जहाँ पर अगर आग वगैरह बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जो लोकल वेदर कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाएंगी। एक्सट्रीम हीट वेव्स एंड प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स इंटेंसिफाइड बाय क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो एक्सट्रीम हीट वेव्स हैं या जो बहुत लंबे समय तक सूखे की स्थिति बनी हुई है, दोनों ही चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं, ठीक है। दे आर क्रिएटिंग कंडीशंस दैट कैन फेवर सिक्स्थ जनरेशन वाइल्ड फायर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म और आया है, दैट इज सिक्स्थ जनरेशन वाइल्ड फायर्स। तो सिक्स्थ जनरेशन वाइल्ड फायर्स का मतलब है ये इस तरीके की एक्सट्रीम, आप कह सकते हैं सेल्फ सस्टेनिंग फायर है, मतलब बहुत ज़्यादा फायर है, और सेल्फ सस्टेनिंग मतलब ये सस्टेन कर सकती है, ठीक है, मैसिव हीट एनर्जी रिलीज करती है, और आप ये कह सकते हैं कि खुद का एक लोकल वेदर सिस्टम बनाती है, ठीक है। और डायरेक्ट ये जो ह्यूमन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो फायर फाइटिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको भी ये एक्सीड कर सकती है, मतलब ऐसा इतनी ज़्यादा फायर होगी कि उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि एक्सट्रीमली इंटेंस इवेंट्स होंगे जो बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकता है और इससे और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूशन मिल सकता है। अब क्लाइमेट चेंज के बियॉन्ड अगर हम बात करें क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो क्लाइमेट चेंज तो एक मेजर कल्प्रिट है ही है, लेकिन इस तरीके की जो डिवास्टेटिंग फायर्स है उनके पीछे एक और कारण बताया गया है, दैट इज द चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न, ठीक है। देखो पिछले दशक में अगर हम बात करें, पिछले दशकों में, तो यूरोप की कंट्री साइड जो है, कंट्री साइड मतलब विलेजेस, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वहाँ के जो खेत हैं अब उन्होंने लोगों ने उनको छोड़ दिया है, ठीक है। लाइव स्टॉक की जो ग्रेजिंग है वो भी काफ़ी कम हो गई है, और कई सारे जो रूरल रेसिडेंट्स थे, मतलब जो विलेजेस में लोग रहते थे, रूरल एरियाज में लोग रहते थे, वो अब शहरों की तरफ आ गए हैं। तो इससे हुआ क्या है कि पहले ऐसे एरियाज जो एग्रीकल्चर जहाँ पर किया जाता था, जहाँ पर ग्रेजिंग की जाती थी, वहाँ पर अब, क्योंकि अब कुछ वहाँ पर वो फसलें तो उगा नहीं रहे, एग्रीकल्चर कर नहीं रहे, तो वहाँ पर ड्रेंस श्रब्स, ठीक है, मतलब झाड़ वाड़ उग गया है, और यंग ट्रीज, ड्राई वेजिटेशन ये वहाँ पर हो गया है। तो इससे बेसिकली क्या है कि एक कंटिन्यूस लेयर ऑफ कंबस्टिबल फ्यूल बन गया है, तो इससे फायर जो है वो और दूर तक फैल सकती है और तेज़ी से फैल सकती है, ठीक है। इसी को लेकर जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने अपनी 2023 की रिपोर्ट में ये बताया है कि दैट लैंड अबेंडन फैसिलिटेट्स वेजिटेशन एनक्रोचमेंट एंड फ्यूल एक्यूमुलेशन, मतलब उनका भी ये कहना है कि अगर आप इस तरीके की लैंड को छोड़ देते हैं तो वहाँ पर इस तरीके के ये श्रब्स वगैरह, झाड़ वगैरह उगते हैं और उससे भी ये फ्यूल वगैरह बन जाता है, ठीक है। ओवर द पास्ट सेंचुरी लैंड अबेंडनमेंट इन मेडिटेरियन रीजन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट फ्यूल बिल्डअप। तो मेडिटेरियन के रीजन का भी उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि कैसे वहाँ पर भी इस तरीके की लैंड अबेंडनमेंट करने के बाद फ्यूल बिल्डअप हुआ, है ना, और विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज इन वाइल्ड फायर रिस्क इन द रीजन, और उससे उस रीजन में जो वाइल्ड फायर का रिस्क है, जो खतरा है, वो बढ़ गया। इसके कंसिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो वाइल्ड फायर से इकोनॉमिक कॉस्ट भी है, एनवायरमेंटल कॉस्ट भी है,
ठीक है, क्योंकि स्मोक जो है वो हमारी एयर क्वालिटी, ठीक है, कई हज़ारों किलोमीटर तक की एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। वाइल्ड फायर जो है वो हमारी लाइफ के लिए खतरा है, होम्स को नुकसान पहुंचाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइवलीहुड्स को नुकसान पहुंचाता है, और पूरी की पूरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको फोर्स करता है, मजबूर करता है कि वो उस जगह को खाली कर दें। यूरोपियन यूनियन में ही अगर हम बात करें तो वाइल्ड फायर्स की वजह से लगभग 2.5 बिलियन यूरोस का नुकसान हुआ है हर साल। ठीक है, हालांकि जो डैमेज है टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉस ऑफ टूरिज्म रेवेन्यू, मतलब किस किस के थ्रू, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस हुआ है, फिर या फिर आप कह सकते हैं कि जो टूरिज्म रेवेन्यू है उस पर नुकसान हुआ है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा आप कहीं पर आग वगैरह लगेगी तो फिर वहाँ पर टूरिज्म तो नहीं होगा ना, टूरिस्ट क्यों जाएगा वहाँ। तो एंड वाइल यूरोप इज गेटिंग बेटर एट टेकलिंग द ब्लेज, एक्सपर्ट से दैट इट इज़ नॉट इनफ। हालांकि यूरोप जो है वो इस तरीके की जो आग की घटनाएं हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको टैकल करने के लिए थोड़ा सा बेटर हो रहा है, लेकिन अभी भी वो इनफ नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम्स रिक्वायर मच मोर देन सिंपली सप्रेसिंग फायर्स वंस दे स्टार्ट। ठीक है, यानी कि अगर आपको इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि एक बार आग जो है वो शुरू होती है आप उसको सप्रेस कर दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा, उससे कहीं ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इस क्लाइमेट रियलिटी को एडेप्ट करना होगा, हमें जो अपना एग्रो फॉरेस्ट्री लैंडस्केप्स है उसको एक्टिवली मैनेज करना होगा, जो रूरल अबेंडनमेंट हो रहा है, मतलब जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रूरल टू जो सिटी माइग्रेशन है उसको एड्रेस करना होगा, और साथ ही साथ डाइवर्स और रेजिलेंट इकोसिस्टम बनाने होंगे, तब जाके ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ रहे हैं। और हर साल इस तरह की घटनाएं, मैंने बताया कि लास्ट ईयर कैलिफोर्निया में हुई थी यूएस में, और इस साल जो है वो यूरोप में देखने को मिल रही है। ठीक है, और इंडिया में तो ये मतलब आप कहिए कि जो गर्मी का सीजन होता है उस समय भी वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो ये मतलब एक ग्लोबल फिनोमेना है। ठीक है, और उसके पीछे रीजंस वही है, क्लाइमेट चेंज, और ये बात मतलब इस्टेब्लिश्ड है कि ये आने वाले समय में ये जो इंसिडेंट्स हैं ये कम नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की समस्या जो है वो कम होगी नहीं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो ये इश्यूज कम नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस इनको बहुत सीरियसली और बहुत आप कह सकते हैं कि रिगरस एफर्ट्स के थ्रू कंट्रोल अगर नहीं किया जाता है तो दे आर नॉट गोइंग टू गेट बेटर। ठीक है, चलिए, तो ये आज के आर्टिकल्स थे, जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Urea production primarily depends on the availability of natural gas as a feedstock. Yes, this is correct. DAP production requires phosphoric acid and sulfuric acid as key intermediate inputs. Yes, correct. Third one says India is fully self-sufficient in the production of phosphatic fertilizer. No, India is not fully sufficient. This is wrong. Answer is A, 1 and 2 only. Next is, which of the following factors can directly disrupt India's fertilizer security? Closure of major maritime choke points affecting LNG shipment. Yes, इससे हमारा जो फर्टिलाइजर सिक्योरिटी है वो डिसरप्ट होती है। नेक्स्ट इज राइज इन ग्लोबल सल्फर प्राइजेस। यस, क्योंकि सल्फर की भी हमें रिक्वायरमेंट है। फॉस्फोरिक एसिड की सप्लाई अगर डिसरप्ट होती है तो भी होगा। अगर डोमेस्टिक फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट बाय द गवर्नमेंट अगर बढ़ता है तो इससे बेसिकली हमारे सप्लाई फर्टिलाइजर की सिक्योरिटी में कोई डिसरप्शन नहीं आएगा, तो दिस इज रॉन्ग। आंसर इज ए अगेन, 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट इज, विद रेफरेंस टू द येन कैरी ट्रेड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि इट इन्वॉल्व्स बोरोइंग इन अ लो इंटरेस्ट रेट करेंसी एंड इन्वेस्टिंग इन एसेट्स डोमिनेटेड इन हायर इंटरेस्ट करेंसी। यस, यही इसका मतलब है। शार्प एप्रिसिएशन ऑफ जैपनीज येन कैन लीड टू कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट्स। यस, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर वहाँ का जो करेंसी अगर वो स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर वहाँ पर पैसा लगाएंगे लोग, है ना, और जगह से पैसा बाहर निकाल लेंगे, तो यही हमारे लिए इशू हो सकता है FII आउटफ्लोज का। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कैरी ट्रेड डिपेंड सोनली ऑन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। नहीं, तो इंटरेस्ट रेट में जो अंतर होता है दो देशों के बीच में, उससे भी कैरी ट्रेड डिपेंड करता है, मतलब कितना प्रॉफिट उसमें होगा, और साथ ही साथ जो एक्सचेंज रेट्स हैं उस पर भी असर पड़ता है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सोनली इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, दैट इज बी। नेक्स्ट इज, with reference to the phenomena of climate whiplash, consider the following statements. It refers to a rapid transitions between contrasting extreme weather extreme such as unusually wet conditions followed by prolonged drought. Yes, इसका मतलब यही है। It can increase the wildfire risk by promoting vegetation growth that later dries out into combustible fuel. Yes, क्योंकि जब आपका unusually wet condition है तो आपकी vegetation grow करेगी, बाद में जब drought आएगा तो वो सूख जाएगा, फिर वो fuel बन जाएगा। Next is, it is caused exclusively by anthropogenic climate change and has never occurred naturally. नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नेचुरली भी होता है, तो अगेन द आंसर इज ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज, which of the following characteristics are associated with pyrocumulonimbus clouds formed during large wildfires? They are developed due to intense heating caused by large fires. Yes, this is correct. They can generate lightning capable of igniting new fires. Yes, this is also correct. They may produce erratic winds which alter the direction and intensity of wildfires. Yes, and they are formed only over oceans due to high atmospheric. No, they are not formed only over oceans. They can form even
लैंड के ऊपर ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जहाँ पर फायर होगी वहाँ पर ये ज़्यादा बनते हैं, तो दिस इज रॉन्ग, आंसर विल बी ए अगेन, 1 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, चलिए, तो ये आज का सेशन था। जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिल रही है, तो प्लीज़ हेजिटेट ना करें, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि इन सेशंस को हम लंबे समय तक सस्टेन कर सकें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कुछ सवाल आपसे अगर पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द सेशन, तो उनका जवाब देने भी ट्राई करें कमेंट्स में। और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम आपको मिलते रहें। तो चलिए, कल को फिर से मिलेंगे डेली न्यूज़ एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस की। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।